सोने और पैसों के ससुराल में गरीब बहू का गृह प्रवेश। माँ, देखो ना, मैं कैसी लग रही हूँ। मेरी नन्ही सी गुड़िया बिल्कुल रानी जैसी लग रही है। वैसे ये तूने नकली सोने की ज्वेलरी कहाँ से लेकर आई? माँ, वो मेरी सहेलियों ने दिया है। हम सब जब गुड्डे गुड़िया के खेल खेल रहे थे तब। अच्छा अच्छा। तभी काजल का पिता खेत से घर आता है। अरे वाह मेरी काजल बिटिया, तुम तो बिल्कुल रानी लग रही हो, रानी। पिताजी, मेरी सहेलियाँ कहती है कि उनके लिए राजकुमार आएंगे, तो इसलिए आप मेरे लिए भी एक अच्छा सा राजकुमार और सोने के महलों वाला ससुराल ढूंढ कर दीजिएगा। हाँ मेरी लाडो रानी, क्यों नहीं। काजल ये बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि वो अपने पिता से क्या मांग रही है। ऐसे ही समय बीतता है और काजल की माँ की तबीयत बहुत खराब होने लगती है। इसी वजह से वो भगवान को प्यारी हो जाती है। अब काजल और उसके पिता ही उस घर में अकेले थे और एक दूसरे के सहारे हैं। काजल के पिता एक किसान थे, इसलिए वो रोजाना खेत पर चले जाते थे, तो वहीं काजल जैसे तैसे करके घर में अपना समय व्यतीत करती थी। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और अब काजल बड़ी हो जाती है और घर को अच्छे तरीके से संभाल लेती है। एक रोज की बात है, शहर के बहुत बड़े उद्योगपति मूलचंद जी अपने बेटे के साथ गांव में आते हैं। बेटा तुम एक काम करो, जाओ और जाकर गांव को अच्छे से देख लो और तुम्हें जो जमीन अच्छा लगे मुझे आकर बता देना। हम उस जमीन को खरीद लेंगे, वहां पर हम अपना मॉल बनवाएंगे। ठीक है पिताजी, आप थोड़ा ध्यान रखना अपना, क्योंकि आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। हाँ ठीक है बेटा, जाओ तुम। ऐसा कहकर लकी वहां से गांव घूमने चला गया। वहीं दूसरी ओर तेज धूप होने के कारण से मूलचंद को चक्कर आने लगा। तभी काजल वहां पर आकर उन्हें संभाल लेती है और उन्हें अपने घर ले आती है। आप यहाँ पर विश्राम कीजिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा। इतने में हरिराम भी घर आ जाता है और वो मूलचंद को देखकर हैरान रह जाता है। अरे मेरे यार मूलचंद, यहाँ कैसे आना हुआ? अरे हरिराम भाई, ये तेरा घर है और वो जो लड़की है वो तेरी बिटिया है। हाँ मेरी ही बेटी है। तू काजल को तो बचपन से देखा था ना, वो बड़ी हो गई है। हाँ ये बात भी सही है। वैसे आज काजल बिटिया ने ही मेरी जान बचाई है। अभी मूलचंद इतना कहता ही है कि तभी उसका बेटा लकी भी वहां पर आ जाता है और सारी बातें जानकर वो काजल का धन्यवाद करता है। वैसे तो वो काजल को देखकर मन ही मन उससे मोहित हो जाता है और मूलचंद भली भांति समझ जाता है कि लकी को काजल पसंद है। इसके बाद हरिराम बोलता है, वैसे भाई बहुत दिनों बाद लौटा है तू अपने गांव, तो शहर में जाकर वहीं का होकर रह गया है ना। क्या करूं दोस्त, काम में इतना उलझ गया कि वापस घर लौटने का मौका ही नहीं मिला। तू तो कितना बूढ़ा हो गया है हरिराम। गरीबी इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा बना देती है दोस्त, लेकिन तू तो अभी भी वैसा ही है, एकदम फिट, बस थोड़ा टकलू हो रहा है बस। दोनों दोस्त उस रोज खूब बातें करते हैं और वहीं लकी और काजल भी चोरी छुप के एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तभी मूलचंद हरिराम से कहता है, मुझे लग रहा है हरिराम, हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का समय आ गया है। तो क्या तुम इस गरीब की बेटी को अपने घर की बहू बनाओगे? दोस्ती यारी में अमीरी क्या गरीबी क्या दोस्त, पहले तो मैं भी किसान ही था, वो तो मैं शहर चला गया तो खुद का काम शुरू कर लिया, तो किस्मत चमक गई और आज जो है ये सब करने लगा। मैं काम करता हूँ, मैं घर जाकर तेरी भाभी से इस बारे में बात करता हूँ, फिर जल्द ही काजल बिटिया को अपनी बहू बनाकर अपने घर ले जाऊंगा, ये वादा है मेरा। ये वादा करके मूलचंद वहां से चला जाता है। उसने घर जाकर अपनी पत्नी से इस बारे में बात की, लेकिन गरीब घर की लड़की होने की वजह से वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई। वही कुछ दिन बाद ये खबर आई कि हरिराम भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। खबर मिलते ही मूलचंद लकी के साथ गांव पहुंचा और अपने दोस्त का अंतिम संस्कार किया। लेकिन मूलचंद ये बात अब बहुत अच्छे से जानता था कि उसकी पत्नी काजल को कभी भी अपने घर की बहू नहीं बनाएगी, इसलिए उसने लकी और काजल की शादी करवा दी और काजल को बहू बनाकर शहर ले आया। वहीं काजल के बचपन का सपना पूरा हो गया कि अब वो बड़े घर की बहू बन गई, लेकिन उसके सास को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तुम अपने दोस्त की मैयत में गए थे या उस गरीब की बेटी को बहू बनाने? तहजीब से बात करो सुजाता, अब वो इस घर की बहू है, बड़ी बहू। जाओ और अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवाओ। जी पिताजी।
काजल जब घर के अंदर आती है तो घर के अंदर रखी सोने की घड़ी, सोने का शो पीस देखकर हैरान रह जाती है। उधर सुजाता गुस्से से भर जाती है। एक और गरीब लड़की आ गई मेरे घर में। पहले ही ये बड़ी बहू कम थी जो एक और गरीब आ गई यहाँ। अपनी ये नींद जैसी जुबान बंद कर सुजाता। अब जो हो गया वो हो गया, उसे कोई बदल नहीं सकता। अब जो भी है ये दोनों ही हमारी घर की बहू हैं। मूलचंद के समझाने पर गुस्से में सुजाता वहां से चली जाती है। रात को काजल अपने कमरे में आ जाती है। काजल जी, ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है। वो क्या है ना कि सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मैं तुम्हें कुछ दे ही नहीं पाया। और हाँ, माँ का किसी बात का बुरा मत मानना प्लीज। नहीं नहीं, माँ जी का किसी भी बातों का मुझे बुरा नहीं लगा। उनका गुस्सा होना जायज़ है और आप फिक्र मत कीजिए। मैं जल्द ही माँ जी के दिल में अपने लिए जगह बना लूँगी। और एक गरीब घर की लड़की एक ऐसे घर में आई है जहाँ जहाँ हर चीज़ सोने की है। सोने के बर्तन, सोने का टेबल, सोने का बेड, हर चीज़। तो थोड़ा वक्त तो लगेगा ना माँ जी को इस गरीब बहू को अपनाने में। काजल अपने सोने से भरे ससुराल के चकाचौंध को देखकर बहुत खुश होती है। अगले दिन, देवरानी जी, आज आपके मुंह दिखाई की रस्म है। ये लो, इस सोने के थाल में तुम्हारे लिए बहुत सारे सोने के गहने हैं। तुम इसे पहनकर तैयार हो जाओ। कुछ ही देर में रिश्तेदार आने शुरू हो जाएंगे तुम्हारे मुंह दिखाई के लिए। इतने सारे गहने मेरे लिए दीदी? सचमुच हम दोनों तो बहुत ही किस्मत वाली हैं, जैसा सोने से बड़ा ससुराल हमें मिला है। काजल, आज तुम्हें ये चकाचौंध देखकर अपने सोने की चीज़ों से भरे ससुराल को देखकर खुशी होगी, लेकिन आगे चलकर यही तुम्हारे दुख की वजह बनेगा। ऐसा कहकर राधा वहां से चली जाती है। अरे वाह, ये तो बड़े अच्छे घर में आ गई तू काजल। यहाँ तो सब कुछ सोने का ही है। और अगर मैं वहीं अपने रिश्तेदारों के साथ रहती तो जिंदगी भर उनकी बातें ही सुनती रहती। हे राम, ये तो इतने सारे गहने हैं। इतने गहने पहनकर तो मैं थक ही जाऊंगी। ऐसा करती हूँ, मैं सिर्फ एक सोने का सेट ही पहन लेती हूँ। कुछ देर बाद, राधा बहू, मैंने तुझे थाल भरकर गहने दिए थे सिर्फ छोटी बहू को देने के लिए, लेकिन तू इसे सिर्फ 4 ही गहना पकड़ा कर आई है। और तू छोटी बहू, तेरी आंखों पर काली पट्टी लगी हुई थी क्या? तुझे दिखाई नहीं दिया हमारे घर में हर चीज सोने की बनी हुई है? लेकिन फिर भी तू ये 2 गहने पहन कर आ गई। माँ जी, जेठानी जी ने तो मुझे ढेर सारे ही गहने दिए थे, लेकिन वो मैंने ही जानबूझकर नहीं पहने, क्योंकि इतने गहने मुझसे पहने नहीं जाते। छोटे घर से आए तुम गरीबों से और क्या ही उम्मीद किया जा सकता है। इतने गहने तो तुम्हारे खानदान में किसी ने नहीं देखा होगा। खैर छोड़ो, आज शाम को हमें एक बहुत बड़े पार्टी में जाना है। तुम दोनों शाम को सोने के सारे गहने पहनकर तैयार रहना। हम सभी शादी में जाएंगे। शाम को वो सभी तैयार हो जाते हैं और वो सब कार में बैठकर निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में काफी जाम था, जिसे देखकर सुजाता अपने ड्राइवर से कहती है, ड्राइवर, आगे से शॉर्टकट ले लेना। जंगल के रास्ते होते हुए जाएंगे तो हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। लेकिन मैडम जी, रात को जंगल से होते हुए जाना सुरक्षित नहीं होगा। हाँ माँ जी, मैंने भी सुना था कि वहाँ काफी लुटेरे रहते हैं। कुछ नहीं होगा, तुम सब घबराओ मत। ड्राइवर, गाड़ी घुमाओ। सुजाता के आगे किसी की भी नहीं चलती थी। ड्राइवर उस रास्ते से गाड़ी लेकर जाता है। ऐसे ही वो जंगल के अंदर चलते जाते हैं कि तभी एक सुनसान जगह पर कुछ गुंडे उनकी गाड़ी रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं और सबको गाड़ी से बाहर निकाल देते हैं। आज तो लगता है भाई लॉटरी लगने वाली है। एक साथ इतना सारा सोना। हाँ भाई, आज तो पूरा का पूरा शोरूम ही खुद हमारे पास चल कर आया है। ए बुढ़िया, चल अपने सारे गहने निकाल कर हमें दे दे और साथ ही अपनी दोनों बहुओं के भी। खबरदार जो तुमने मेरे गहनों को हाथ लगाया। माँ जी, ये इनसे बहस करने का समय नहीं है। हाँ, देवरानी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। माँ जी, अगर जान रही तो ऐसे गहने और भी बन जाएंगे। नहीं, मैं नहीं दूंगी। उनके ग्रुप का तीसरा गुंडा सुजाता को चाकू मार देता है और वहां से सारे गहने लेकर फरार हो जाता है। जैसे तैसे करके उनकी बहू एम्बुलेंस को बुलाती है और अपनी सास को अस्पताल में भर्ती करवाती है। अब मुझे समझ आ गया है
कि ज्यादा सोने में रहना और दिखावा करना कभी कभी कितना भारी पड़ सकता है। अब मेरी प्यारी बहू, मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूंगी कि तुम अब इतने सारे गहने पहनो। अब जो तुम्हारे मन में आए तुम वैसा ही पहनो, वैसा ही करो। अब तो मैं कभी भी इतने सारे गहने ना पहनूं। उस दिन के बाद से सुजाता ने कभी भी अपनी बहुओं को ढेर सारे गहने पहनाने की कोशिश नहीं की। इस तरह से सुजाता ठीक हो जाती है और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। शीतल बहुत ही खुश थी। आज उसका ससुराल में पहला दिन था और उसकी फर्स्ट नाइट थी। उसकी शादी मनोरमा के बेटे सूरज प्रताप से हुई थी। मनोरमा जिस मोहल्ले में रहती थी वहां उसका बहुत ही इज्जत और प्रतिष्ठा और सम्मान था। उसके मोहल्ले में उस जैसा घर और किसी का नहीं था। कई एकड़ जमीन और शुगर की फैक्ट्री उनके नाम थी। मनोरमा का छोटा बेटा विदेश में रहता था और वो अस्वस्थ होने के कारण इस शादी में नहीं आ सका था। ऐसे ही रात के 10 बजे सूरज प्रताप अपने बेडरूम में आता है और उसकी पैरों की आहट से शीतल की दिल की धड़कन बढ़ जाती है। जैसे जैसे सूरज उसके पास आता गया उसके दिल की धड़कन इतनी बढ़ गई कि वो साफ साफ सुनाई दे रही थी। सूरज उसके पास आया और चुपचाप से उसके बगल में बैठ गया और थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोला, जी क्या आज रात आप यही सोएंगी क्या? शीतल को सूरज की ये बात बहुत ही अटपटी सी लगी और वो मन ही मन सोचने लगी कि ये भला कैसा सवाल है। लेकिन उसे लगा कि सूरज उससे बस बातें कर रहा है तो उसकी आंखें बोझल हो रही है। उसकी आंखें हल्की सी लाल भी है। उसे लगा कि शायद शादी की थकान की वजह से ऐसा हो रहा हो। फिर उसने बड़ी हिम्मत करके कहा, जी अब मैं आपकी पत्नी हूँ, तो अब मैं आपके साथ ही सोऊंगी ना? सूरज ने शीतल की किसी बात का जवाब नहीं दिया और वो उसके बगल में चुपचाप लेट गया। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई और वो खर्राटे भरने लगा। शीतल को सूरज का ये रवैया बहुत ही अटपटा लगा, लेकिन वो क्या करती, वो भी सो गई। और अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसका पति उसके बगल में नहीं है। अरे ये कहाँ गए इतनी सुबह सुबह? ऐसा कहकर शीतल अपने कमरे से बाहर निकलती है और सूरज को ढूंढने के लिए निकल जाती है, लेकिन उसे सूरज कहीं भी नहीं मिलता है। पूरा घर छान मारा, आखिर ये गए कहाँ? तभी उसकी सास मनोरमा देवी की गुस्से भरी आवाज उसके कानों में पड़ती है, अरे बहू, अरे ओ बहू, आखिर कब तक सोती रहोगी? बेचारी शीतल चुपचाप भागती भागती अपने सास के पास आ गई। जी माँ जी। दिन चढ़ गया है और तुम अभी तक सो रही हो। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? नई बहू के ऐसे लक्षण तो नहीं होते। माँ जी, मैं तो सुबह पहले ही जाग गई थी। वो मुझे सूरज जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, तो मैं बस उन्हें ही ढूंढ रही थी। सूरज कोई छोटा बच्चा है क्या जो वो खो गया और तुम यहाँ ढूंढ रही हो? यहाँ पूरे घर का काम पड़ा हुआ है, जाओ जाकर उसे खत्म करो। एक तो कल रात को सूरज के व्यवहार से शीतल बहुत दुखी थी और सुबह सुबह सास का ऐसा रवैया देखकर उसे समझ आ गया कि उसकी इस घर में राहें बहुत ही मुश्किल भरी होने वाली है। जल्दी जल्दी उसने सारा काम खत्म किया और सूरज का इंतजार करने लगी, लेकिन वो रात होने के बाद ही घर आया। आज भी जब वो घर आया तो उसकी आंखें हल्की सी लाल थी। वो उसके बगल में बैठा तो जरूर था, लेकिन आज उसे बिना टोके ही नींद के आगोश में चला गया। ऐसे ही शीतल को 6 महीने से अधिक हो गया था इस घर में आए हुए, लेकिन सूरज ने उससे एक दिन भी प्यार से बात नहीं की। वो उसके पास रात को आता और बस उसके बगल में सो जाता। अगली सुबह, मुझे इनसे बात करनी होगी। आखिर ये मुझसे कुछ बोलते क्यों नहीं? 6 महीने हो गए मुझे इस घर में आए हुए, लेकिन वो मुझसे प्यार भरी बातें क्यों नहीं करते? मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? मैं पत्नी हूँ उनकी, मेरे भी कुछ अरमान है। जब से मैं इस घर में आई हूँ हमारी सुहागरात भी नहीं मनी। लेकिन आखिर वो कब बात करती सूरज से? क्योंकि रात को जब वो आता था तो उसे बिना कुछ कहे ही सो जाता था और सुबह सुबह वो पता नहीं कब चला जाता था। एक बार उसने अपनी सास से इस बारे में पूछा तो उसने गोलमोल जवाब दिया। एक दिन उसने तय किया कि आज वो इस बारे में सूरज से बात करेगी। रात को जब वो उसके पास आया तो वो उसके गले लग गई। क्या बात है जी, आप मुझसे यूं दूर दूर क्यों रहते हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? शीतल की बातों का सूरज ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसकी ओर घूमता रहा। क्या बात है जी, आप बस मुझे यूं घूरते रहेंगे या प्यार भी करेंगे? सूरज अभी भी चुप रहा और उसके बगल में लेट गया और खर्राटे भरने लगा। धीरे धीरे समय इसी तरह से तेजी से बीतता गया। एक दिन शीतल अपनी सास मनोरमा के साथ शॉपिंग करके घर आ रही थी कि तभी मनोरमा की मोहल्ले की सहेलियां उसे रोककर बातें करने लगती हैं। अरे मनोरमा, अब तू दादी कब बनेगी? हाँ हाँ बहू, तू ही बता दे।
कि तू खुशखबरी कब सुना रही है। अरे मिल जाएगी खुशखबरी जब मिलना होगा। तुम इतनी फिक्र कब से करने लगी? अरे बहन, हम तेरे मोहल्ले की सहेलियां हैं, हम तेरा फिक्र नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। सभी लोग बस यही जानना चाहते थे कि शीतल माँ कब बनेगी, लेकिन अब शीतल किसी को कैसे बताती, यही सोचती हुई वो घर जाती है। घर आने के बाद उसकी सास भी शीतल से यही पूछती है। हाँ बहू, तुम कब सुना रही हो खुशखबरी? तुम्हारी शादी को साल बीत गए, कब दिखा रही हो मुझे मेरे पोते पोतियों का मुंह? इस बात का शीतल के पास कोई जवाब नहीं था। वहीं अब धीरे धीरे ये बात सभी जगह पर फैल जाती है कि शीतल बांझ है। शीतल ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। एक रात जब सूरज घर आता है तो उसने उसे गुस्से में बहुत ही बुरा भला कहा। आपके चलते, सिर्फ आपके चलते सभी मुझे बांझ कहने लगे। अरे आखिर मेरी कोई परवाह है या फिर अपनी बीवी के लिए ये शब्द सुनना अच्छा लगता है? शीतल की बातों का सूरज ने हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि इसी तरह से वो अपनी लाल लाल आंखों से उसे घूरता रहा। लेकिन आज शीतल बहुत गुस्से में थी। उसने गुस्से में आज एक बहुत बड़ी बात सूरज को कह दी। सभी मुझे बांझ बांझ कहते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब मैं सबको आपकी असलियत बता दूंगी कि मैं बांझ नहीं हूँ, बल्कि कमी मुझ में नहीं बल्कि आप में है, जो इतने सालों के बाद भी अपनी पत्नी को छुआ तक नहीं है, प्यार से बातें तक नहीं की है। लेकिन शीतल की किसी भी बातों का जवाब सूरज ने नहीं दिया और वो इस तरह से उसके बगल में लेट गया और खराटे मारकर सोने लगा। कैसा आदमी है ये, इसे इतना कुछ कहा, इसे नपुंसक तक कह दिया, लेकिन इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उस रात शीतल को नींद नहीं आई। वो इस घर को और सूरज को छोड़कर भाग जाना चाहती थी, लेकिन अभी एक बहुत बड़ी सच्चाई से सामना होना बाकी था। रात के 4:30 बज रहे थे। शीतल आंखें बंद करके लेटी हुई थी। तभी उसने देखा कि सूरज अपने बिस्तर से उठकर जा रहा है। उसने अपनी आंखें बंद ही रखी। आज मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि आखिर सूरज जी हर रोज जाते कहाँ हैं। सूरज के निकलने के बाद शीतल धीरे से उठी और चुपके से उसके पीछे चल पड़ी। उसने देखा कि सूरज हवेली के पीछे बने हुए पुराने घर की ओर जा रहा है। जब वो वहां पहुंची तो उसकी माँ मनोरमा पहले से ही वहीं खड़ी थी। उसके बाद वो उसे उसके घर के अंदर ले गई। ये माँ जी यहाँ क्या कर रही है और वो इनको लेकर कहाँ गई? शीतल धीरे धीरे उस कमरे के पास गई, छिपकर देखने लगी। उस कमरे के अंदर उसने जो देखा, उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। उस कमरे के अंदर एक कंपाउंडर था जिसके हाथों में एक इंजेक्शन था। कुछ देर बाद उसने वो इंजेक्शन सूरज की बाहों में लगा दी। सूरज की आंखें पल भर में बोझल होने लगी और वो उस कमरे में सो गया। कुछ दिन और मनोरमा देवी जी, उसके बाद ये आपका बेटा, मतलब मेरा सौतेला बेटा, किसी काम के लायक नहीं रहेगा। धीरे धीरे बिल्कुल पागल हो जाएगा। उसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी आप अपने नाम करवा सकती हैं। मनोरमा देवी ने कंपाउंडर की ओर मुस्कुराकर देखा और उसके हाथों में नोटों की गड्डी थमा दी और वो कंपाउंडर नोटों की गड्डी लेकर वहां से निकल गया। शीतल को ये तो पता था कि सूरज मनोरमा का सौतेला बेटा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी प्रॉपर्टी की लालच में मनोरमा देवी कई सालों से ये गंदा खेल खेल रही है। लोगों के सामने उसकी छवि एक देवी की तरह थी, क्योंकि उनके सामने तो वो सूरज से झूठा प्यार करने का नाटक करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा था। शीतल अपने पति को उन सब की नजरों से छुपाकर एक डॉक्टर के पास ले जाती है। आपके पति के साथ कई सालों से अमानवीय व्यवहार हो रहा है। इनको एक ऐसा ड्रग दिया जा रहा है जिससे इनका पूरा शरीर, यहाँ तक कि उनका दिमाग भी धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। सीधे सीधे कहूं तो आपके पति को नपुंसक और पागल बनाने की साजिश कई सालों से रची जा रही है। सूरज जब 8 साल का था तभी उसकी सगी माँ की मौत हो गई थी। माँ की मौत के बाद वो टूट गया था। दोस्तों रिश्तेदारों की सलाह पर उसके पिता जगन्नाथ जी ने दूसरी शादी मनोरमा देवी से कर ली, जिसका एक पहले से ही पुत्र था। जगन्नाथ जी ये चाहते थे कि सूरज को भी माँ का प्यार मिले, लेकिन मनोरमा देवी सूरज से प्यार का बस दिखावा करती थी और वो बस अपने सगे बेटे के लिए ही सोचती थी। ये बात जगन्नाथ जी को पता लग गई थी, इसलिए उन्होंने अपनी मौत से पहले अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे सूरज के नाम कर दी थी। पैसों और संपत्ति के लालच में एक माँ इतना नीचे कैसे गिर सकती है? ऐसे में तो माँ शब्द से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। शीतल अपने मोहल्ले की कुछ औरतों और उनके पतियों को अपने पति के साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाती है और जब पुलिस ने उनकी कहानी सुनी तो वो भी चौंक गई। पुलिस ने मनोरमा देवी को गिरफ्तार कर लिया और उस पर मुकदमा चलाया।
वहीं सूरज का इलाज आज भी डॉक्टरों की निगरानी में चल रही है। शीतल को पूरी उम्मीद है कि एक दिन उसके पति बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वहीं उस मोहल्ले की औरतें भी शीतल का पूरा साथ देती हैं।